Interstellar, one of the best sci-fi movie ever made. One of the greatest movies to ever exist in modern cinema and also Christopher Nolan की बेस्ट मूवी। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें से बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट पर अग्री नहीं करेंगे कि इंटरस्टेलर नोलन की बेस्ट मूवी है या वो उसका बेस्ट वर्क है, उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि नोलन ने इतनी सारी अच्छी मूवीज दी हुई है हमको कि मोस्टली तो लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि कौन सी मूवी बेस्ट है। एंड ऑलमोस्ट हर नोलन मूवी का फैन बेस भी इतना ज्यादा बड़ा है कि पूरी दुनिया बटी हुई है। किसी को प्रेस्टीज बेस्ट लगती है, किसी को इंसेप्शन, किसी को ओपनहाइमर, किसी को डंकर्क, टेनेट, ऐसी बहुत सारी मूवीज है। एंड ऑलमोस्ट हर क्रिस्टोफर नोलन मूवी का फैन बेस इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप किसी एक को सही बता भी दोगे तो आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करने भी आ जाएंगे एंड बहुत सारे लोग अपोज करने भी आ जाएंगे। नोलन एक ऐसा डायरेक्टर है जो कई सेंचुरीज में एक बार आता है। उन्होंने पिछले इतने सालों से और इतनी कंसिस्टेंसी से इतने सारे मास्टरपीस ड्रॉप किए हैं कि उसमें बेस्ट बताना ही बहुत मुश्किल है। पर इन सब मूवी में जिसका फैन बेस या कह सकते हैं जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा अच्छी है वो है इंटरस्टेलर। एंड यू कांट डिनाई इट, क्योंकि मॉकटेल पर इंटरस्टेलर के 8000 से ज्यादा रिव्यूज है एंड ऑलमोस्ट 96% लोगों ने उसे परफेक्शन दिया हुआ है। कैन यू इमेजिन 96% लोग। एंड एक ने तो ये भी लिखा था कि इफ आई हैड अनदर 3 hours टू लिव आई विल वॉच इट अगेन। किसी भी और नोलन मूवी की इतनी अच्छी रेटिंग है नहीं, या शायद इतना ज्यादा लोगों ने उसे रेट किया नहीं है। एंड मूवी को इतना हाइप करने के बाद अब फाइनली मूवी की भी बात कर लेते हैं। पर पहले ही बता दो, ये रिव्यू नहीं है, ये रिविजिट है। एंड हम इसमें मोस्टली टेक्निकल चीजों को छोड़ के बात करेंगे, इसकी लेगेसी और इसके 8 ऐसे पीक मूवमेंट जो मेरे फेवरेट है। तो सबसे पहले बेसिक स्टोरी की बात करते हैं। एंड एकदम शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें स्टोरी समझाऊं तो अर्थ पर किसी वजह से सारे रिसोर्सेज एंड फूड ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ह्यूमन लाइफ ऑलमोस्ट एक्सटेंट होने वाली है एंड इसीलिए कूपर और कुछ साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं एक नई जगह ढूंढने या एक नया प्लेनेट ढूंढने इंसानों के रहने के लिए। पर इनसे पहले 3-4 साइंटिस्ट और जा चुके हैं जिनसे अब कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो इनका काम है उनको ढूंढना, उनके सैंपल्स वापस अर्थ पे लेके आना। एंड ये बस एक नॉर्मल सी स्टोरी लगती है ऊपर से, पर तुम्हें पता है कि इसके आगे कितने सारे ट्विस्ट है, इसमें और बहुत सारे प्लॉट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। पर मैं अगर उनको डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब उन मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं मूवी की जो एब्सोल्यूट पीक है। टॉप 8 मूवमेंट जो मेरे फेवरेट है। सबसे पहला जब कूपर घर छोड़ के स्पेस में जाने के लिए निकलता है, बहुत इमोशनल सीन है। उसी टाइम वो बुक्स भी गिरती है बुक शेल्फ से। कूपर की बेटी उसे बोलती भी है कि रुक जाओ, मत जाओ, स्टे, मेरे कमरे का घोष कुछ कहना चाहता है एंड ऑल दैट शिट। पर कूपर कहाँ सुनता है, वो चला जाता है। एंड हमें लास्ट में पता चलता है कि वो घोष कूपर खुद था फ्यूचर से। एंड हमें ये मीम भी मिल जाता है। सेकंड, जब किसी महिला साइंटिस्ट को ढूंढने एक प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ सिर्फ पानी होता है एंड सब कुछ नॉर्मल फील होता है, पर अचानक से जब वो बड़ी सी ओशन वेव आती है, भाई वो ओशन वेव का साइज देख के मेरी भी ऐसे धड़कन रुक सी गई थी, क्योंकि मैंने इसे फोन पर नहीं टीवी पर देखा था। एंड मैं तुम लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी मूवीज बनाई ही बड़ी स्क्रीन के लिए जाती है, ना कि फोन के इतने से स्क्रीन पे जहाँ पे आपको ठीक से दिख भी नहीं रहा कुछ। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको कम से कम टीवी पे देखना। एंड पिछले साल मार्च में फिर से री रिलीज भी हुई थी, पर मैं उसमें नहीं जा पाया था। पर इस बार अगर फिर से होती है कभी तो मैं पक्का जाऊंगा। थर्ड इज अ सीन जब वो उस प्लेनेट से वापस आते हैं एंड रोमिली उन्हें बताता है कि वो 23 years 4 months एंड 8 days से उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जिस प्लेनेट पे वो गए थे वहाँ का टाइम अर्थ से बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा था। तो वो गए बस 3 या 4 घंटे के लिए थे, पर वो हो गए बहुत सारे साल, क्योंकि उस प्लेनेट का सिर्फ 1 घंटा अर्थ का 7 साल के बराबर था। कैन यू इमेजिन, कहाँ 1 घंटा और कहाँ 7 साल। एंड इससे रिलेटेड ये फैक्ट भी है कि नोलन ने पहले इरफान खान को अप्रोच किया था रोमिली के रोल के लिए, पर क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए थे लंच बॉक्स एंड एक और मूवी के साथ, तो वो डेट्स क्लैश कर रही थी, इसलिए इरफान खान नहीं कर पाए थे। खैर, चौथा सीन जब इतने टाइम बाद कूपर वापस अपने स्पेसशिप में आता है एंड उसको बहुत सारे ऐसे वीडियोस या मैसेजेस मिलते हैं अपनी फैमिली की तरफ से। एंड हमें एक और मीम मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। फिफ्थ सीन इज जब कूपर फाइनली 5th डायमेंशन में एंटर करता है उसकी बेटी के रूम के अराउंड। एंड फाइनली हमें पता चलता है कि कूपर की बेटी मर्फ के बुक शेल्फ के पीछे जो घोस्ट था वो खुद कूपर ही था, पर फ्यूचर से। ऐसा सच कहूं तो जब ये सीन आता है तो आपका दिमाग इसे प्रोसेस नहीं कर पाता ठीक से। मैं तो मूवी को पॉज करके ऐसे बैठ ही गया था कि क्या हो रहा है। मैंने 2-3 गूगल सर्च किया, उसके बाद धीरे धीरे चीजें सेंस बनाना शुरू करती है। एंड इंटरस्टेलर समझने के लिए आपको मूवी 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइंस को एक्सप्लोर करती है, बहुत ज्यादा स्पेस के अराउंड बात करती है। तो अगर आपको पहली बार में ये समझ आ गया तो भाई आप जाइए और नीट दे सकते हो। सेवन सीन जब कूपर फाइनली स्पेस से रेस्क्यू करके वापस अर्थ, मतलब अर्थ नहीं पर अर्थ जैसे किसी स्पेस स्टेशन पर लाया जाता है जिसका नाम भी कूपर स्टेशन था। पर इस कूपर स्टेशन का नाम कूपर पर नहीं पर कूपर की बेटी पर रखा गया था, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनती है आगे जाके। खैर, जब फाइनली अपनी बेटी से मिलता है एंड
तब मुझे समझ आता है कि अभी हुआ क्या। कूपर जब स्पेस में गया था और जब वो वापस आया, वो दोनों सेम है, बट उसकी बेटी उससे भी ज्यादा उम्र में बढ़ गई है, एंड वो सीन भी काफी इमोशनल था। एंड अब लास्ट सीन जब ये साइंटिस्ट कूपर पर अटैक करता है, एंड अटैक करने से लेकर एंड इस साइंटिस्ट के फटने तक, ये पूरा सीन बहुत ज्यादा इंटेंस था। एंड एज अ व्यूअर आपको भी साइंटिस्ट पे बहुत गुस्सा आता है कि इसने ये किया क्यों। एंड अब लास्ट में वीएफएक्स, मतलब वीएफएक्स पर तो कोई नेगेटिव कमेंट कर ही नहीं सकता, चाहे वो स्पेस हो, कोई प्लेनेट हो, फिफ्थ डायमेंशन दिखाया हो, या एंड ब्लैक होल तो नोलन ने तब अपनी मूवी में दिखा दिया था जब वो डिस्कवर भी नहीं हुआ था। तो दैट इज सम गुड वीएफएक्स। एंड इंटरस्टेलर का वीएफएक्स बनाया डीनग ने, जो रामायण पर भी काम कर रही है। तो आई होप कि रामायण का भी वीएफएक्स इतना ही अच्छा हो। अभी हाल फिलहाल में जो क्रिटिसिज्म चल रहा है वो थोड़ा कम हो, एंड हमें एक अच्छी रामायण देखने मिले। एंड अब मूवी के सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है इसका साउंड। इंटरस्टेलर का म्यूजिक इज जस्ट मैजिकल, एंड अगर आप सिर्फ उस साउंड को सुनोगे तो आपको मूवी याद आ जाती है। एंड हैंस जिमर फिर से रामायण पर भी काम कर रहे हैं यार रहमान के साथ। रामायण का म्यूजिक एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा था, वीएफएक्स से तो अच्छा ही। तो आई होप रामायण को भी एक काफी अच्छा म्यूजिकल टच मिले हैंस जिमर की तरफ से। तो अब ये सवाल कि क्या इंटरस्टेलर नोलन की बेस्ट मूवी है, तो मेरे लिए हाँ वो बेस्ट मूवी है। पर मैंने अभी नोलन की सारी मूवीज देखी नहीं है, अभी मैंने 8 ही देखी है। तो वो सारी मूवी देखने के बाद शायद मैं कंक्लूजन पे आ जाऊंगा। पर मैं प्रेस्टीज और इंटरस्टेलर के बीच अभी के लिए कंफ्यूज हूँ कि कौन सी फेवरेट है। पर अभी क्योंकि मैंने इंटरस्टेलर को जस्ट अभी रिवॉच किया है, तो फिर से एक वो बूस्ट मिला है पर प्रेस्टीज फिर से मैं देखूंगा, एंड मैं शायद वीडियो भी बनाऊंगा अगर तुम चाहोगे। खैर तुम तो अपनी फेवरेट नोलन की मूवी बता देना कमेंट्स में, एंड ऑल्सो नेक्स्ट रिविजिट किस पर बनाऊं ये भी सजेस्ट करते जाना। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, बाय, थैंक यू।